साथियों, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जब जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय का जो दस्तावेज है उसको एक बार थोड़ा हम लोग बहुत ब्रीफ में जान लें। ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 यूजीसी रेगुलेशन 2026, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स मीन्स कर्मचारी, छात्र और शिक्षक जो भी उस परिसर में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या काम करते हैं, वो सारे लोग स्टेक होल्डर माने जाते हैं। उस शिक्षक संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। संवर्धन मतलब प्रमोशन करना, इक्वलिटी की भावना को प्रमोट करना, ये इसका एम है, उद्देश्य है। बिल्कुल साफ है ये इस रेगुलेशन में। दूसरा कि इस रेगुलेशन में क्या कह रहा है कि एक हम समता अवसर केंद्र वहाँ बनाएंगे। हर हायर एजुकेशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे। उसका ये काम होगा, मुख्य काम जो है। अब उसमें क्या है कि उस जो सेंटर है उसका क्या काम होगा, उसमें कुछ जो 2-4 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है वो शायद मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद डायलॉग तथा स्वस्थ अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ताकि जिस भी सोशल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके बीच आपस में संवाद हो सके। इसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये इसके उद्देश्य, इसका काम होगा अवसर केंद्र का। फिर दूसरा काम क्या होगा? हितधारकों को सामाजिक संवेदन के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स के बीच में सेंसिटाइज करना कि भाई समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, जिसमें धर्म भी है, जाति भी है, लिंग भी है, जन्मस्थान भी है। उनके साथ आपको कैसे उठना है, बैठना है, हंसना है, बोलना है, बात करना है, इसका काम ये होगा बताना। तीसरा क्या है? किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को, इस पे गौर कीजिए कि पीड़ित व्यक्ति को, जो विक्टिम है, उसको प्रतिशोध से बचाना, यानी उसके भीतर कोई रिवेंजफुल एक भावना ना आए, इससे उसको बचाना, ये इसका काम है। चौथी बात, उन कार्यों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार करना तथा प्रसारित करना जिन्हें भेदभाव माना जाएगा। यानी कि हर अवसर केंद्र का एक काम होगा कि वो एक लिस्ट बनाए, जिस आधार पर भेदभाव किया जा रहा है उसकी एक लिस्ट बना ले और उसको वो पब्लिक करे, पब्लिक में रखे कि इस आधार पर ये भेदभाव होता है। फिर उसके बाद 5वां क्या है? भेदभाव की किसी भी घटना का प्रतिवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखना। ये कुछ मुख्य काम इसके हैं। फिर दूसरा ये है कि हर अवसर उसमें एक समता दूत बनाएंगे जो कि इक्वलिटी की बात करेगा
और उसके जो इक्वलिटी की बात करेगा और लोगों के बीच में ये भावना बढ़ाएगा कि भाई आपस में हम लोग को कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ये बात वो करेगा। अच्छा, उसके बाद आपको इसमें अपील, अब आप देखिए कि जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि समता केंद्र अपनी कंप्लेन अगर कोई जाता भी है तो उसके बारे में इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अपील का प्रावधान है। अपील का प्रावधान है, क्या अपील का प्रावधान है कि समता समिति के प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। और उसके बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र को बहाल कर सकता है। यानी जो अपील करेंगे उनको वकील देने की बात भी कर रहा है ये रेगुलेशन। और उसकी फीस कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगी, कॉलेज देगा, जो भी हायर एजुकेशन के लोग होंगे इसमें ये देगा कि समुचित जो फ़ी है उस वकील को देने का प्रावधान इसमें। साथियों, अब आप आइए कि लास्ट में इसमें कि अगर यूजीसी के इस गाइडलाइंस का जो पालन नहीं करेगा वहाँ क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट बात है, ज़रा इसको भी देख ले। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं होना जा रहा है। क्या लिखता है यूजीसी? अनुपालन न करने के परिणाम, यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है तो आयोग अनुपालन न करने की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करेगा। अगर वो अनुपालन नहीं कर रहा है तो पहले एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगा यूजीसी। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हुआ तो उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी वीसी पर नहीं, किसी स्टूडेंट्स पर नहीं, किसी कर्मचारी पर नहीं, किसी पर नहीं, वो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेगी यूजीसी? यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। यूजीसी अपने प्रोग्राम से उनको बाहर कर देगी। यूजीसी जो डिग्री को रिकॉग्नाइज करती है, डिग्री कार्यक्रम चलाने से उनको वंचित कर दिया जाएगा। और यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 और 12B के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटाया जाएगा। साथियों, ये है प्रावधान। अब आप सोचिए कि हम जो बात प्रचार में जो लोग कह रहे हैं, जो लोग प्रचार में कहते हैं बात, उसमें ये बात कहाँ है? कुछ है इसमें? कोई बात, एक बात भी बताए। मैं ये कहता हूँ कि दरअसल फिर है क्या? ये कहते हैं हमारे समाज में क्या है कि संविधान का चेहरा हो, लेकिन नियम जो चले सामाजिक रूप से जो स्थापित नियम है सदियों पुराने वो चलते रहे। संविधान का लेकिन एक चेहरा हम पोस्टर जो है खाली दिखाएं। ये साथियों, ये बात कि आप संविधान के नियमों कानूनों के तहत संस्थानों को चलाना चाहते हैं या सामाजिक भेदभाव के जो नियम सदियों पुराने हैं, सदियों से बने हुए हैं, उसको चलाए रखना चाहते हैं, ये मूल बात है। और भारतीय समाज में कभी भी जब भी आप महिलाओं की उम्र जब बढ़ाने की बात हुई शादी के लिए, यानी 9 साल की उम्र से 11 साल करने की बात हुई, तो इस देश में कोहराम मच गया साथियों। इस देश में लड़कियों की शादी उसके पीरियड्स के पहले हो जाना चाहिए, ये यहाँ की नियम रहे, कानून रहे। यानी 9-10 साल में शादियाँ हो जाती थी और उसकी जब उम्र बढ़ाई गई कि नहीं, लड़कियाँ जब बड़ी हो जाए तब आप करें शादी, तो पूरे देश में कोहराम मचा, समाज बढ़ जाएगा, समाज बिखर जाएगा। ये उस समय भी डर पैदा किया गया। फिर जब दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ने लगी
तब कानून आया, तब वही बात कही गई, वही डर दिखाया गया कि ये कानून बन जाएगा तो हमारे खिलाफ दुरुपयोग होगा। कोई बताए इस देश में कि कितने दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज की जो घटनाएं हुई और उसमें मुकदमे चले, कितने परसेंटेज लोगों को सज़ा इस देश में हुई है। लाखों की संख्या में घटनाएं होती हैं, सज़ा आपको 1-2 में अगर हुई हो तो बहुत बड़ी बात है, 1-2 में हुई हो तो बहुत बड़ी बात है। साथियों, ये डर आप किसका दिखा रहे हैं? हम जो हो रहा है वो बयान कर रहे हैं, और आप जो नहीं हुआ है उसका आप एक डर पैदा कर रहे हैं, एक डर दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है। अरे भाई, हो सकता है, आपको वकील दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया वकील दे रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं पब्लिक मनी के उस पर बेस पर कि आपको अगर कोई आपको शिकायत के खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो आप अपने वकील को यहाँ पेश कर सकते हैं, आप जो लोकपाल है उसके समक्ष ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप तो उस भावना के ही खिलाफ हैं जो समता की बात करता है, तो फिर इसका क्या उपाय है? आप तो कहते हैं नहीं, भेदभाव जो चल रहा है वो भेदभाव रहना चाहिए, ये समाज का नियम है और ये समाज इसी तरह से बचा हुआ है, संतुलन बनाए हुए है। अगर भेदभाव खत्म हो जाएगा तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा, संतुलन खत्म हो जाएगा। ये संतुलन हमारे उत्पीड़न पर टिका हुआ है, हमारे साथ भेदभाव पर ये उत्पीड़न टिका हुआ है साथियों। अब आप कहते हैं कि नहीं, इसको जारी रखें। कोर्ट को ये तय करना है कि वो संविधान की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है या सामाजिक नियमों, जो सदियों पुरानी जो नियम है, परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। कोर्ट को ये बताना है। अब कोर्ट अपना चेहरा बहुत ज़्यादा दिनों तक छिपा के नहीं रख सकता। जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है, कोर्ट का रुख सामाजिक न्याय की भावनाओं के खिलाफ क्यों होता है? एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अब उनको ये बताना पड़ेगा कोर्ट को कि समता क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, ये बताना पड़ेगा कोर्ट को। आप सोचिए किस देश में हम हैं, किस देश को, किस अदालत को हम कहते हैं कि यहाँ न्याय मिलता है। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है साथियों। ये डर दिखा रहे हैं, ये डर नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल हमारी जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है, हमारी जो योग्यता है, हम कल नेतृत्व करेंगे, क्षमता है हमें ये योग्यता है कि हम इस समाज को बनाएंगे, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट करेंगे। आप उसको रोकना चाहते हैं और आपके पास हथियार है रोकने का, भेदभाव वाला ही हथियार है जिससे आप रोकना चाहते हैं। हमारे नेतृत्व करने की क्षमताओं को आप बाधित करना चाहते हैं और कोई दूसरी बात नहीं है। आपको डर है कि ये अगर निकल पड़े हैं तो ये तो आएंगे लीडरशिप में, ये देश का नेतृत्व करेंगे, समाज बनाने का नेतृत्व करेंगे, ये समाज बनाएंगे, समाज पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समाज को बनाने वाली संस्कृति के लोग हैं। समाज को बनाने वाली संस्कृति के जो लोग होते हैं वो प्रतिशोध की भावना में नहीं रहते, वो मानवीय होते हैं, अमानवीय नहीं होते, किसी भी स्तर पर भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग बार बार कहते हैं सवर्ण नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बंद कीजिए कहना, सीधे बोलिए जातिवादी वर्ग। जातिवादी वर्ग इसका विरोध कर रहा है, एक ही शब्द बोलिए, जातिवादी वर्ग विरोध कर रहा है इसका। ये जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं और उसके नियमों को बनाए रखना चाहते हैं, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। तो साथियों, मैं ये कहता हूँ कि ये जो 19 तारीख का ही नहीं, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि 19 तारीख हमारे कोई वो नहीं है कि हमारी 19 तारीख की को ध्यान में रख के ही कोई बात करनी, नहीं, ये जारी है लंबे समय से और अभी ये मानने वाले नहीं हैं, इसको जारी रखेंगे किसी न किसी रूप में। आप देख लीजिए कि क्या प्रावधान है इसमें। केवल संस्थान इसमें दोषी ठहराया जाएगा और उसको डिलिस्ट करेंगे आप, या उसको यूजीसी के प्रोग्राम से बाहर करेंगे, नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट का रुख ये होना चाहिए कि इसमें कैसे जो लोग और कम से कम जो हायर एजुकेशन के जो की जो लीडरशिप है उसको तो कम से कम आप इसकी व्यवस्था कीजिए इसमें कि आज इस इंस्टीट्यूशन में है, आप कल वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएगा, आप क्या करेंगे?
और आपके पास तो लोग ऐसे भी कम हैं, 2-4 लोग में ही सब काम चलाना है, तो कैसे होगा? तो ये प्रावधान इस तरह का होना चाहिए कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसकी जिम्मेवारी होगी अगर ये रेगुलेशन लागू नहीं होता है, और वो फिर किसी भी हायर एजुकेशन में जाने के लायक नहीं माना जाएगा। ये इस तरह का प्रावधान होना चाहिए, इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो SC/ST एक्ट भी ख़त्म कर चुका था, SC/ST एक्ट भी ख़त्म कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये समाज जो है सुप्रीम कोर्ट पर आश्रित नहीं है। समाज सुप्रीम कोर्ट बनाता है, समाज सुप्रीम कोर्ट को मान्यता देता है, सुप्रीम कोर्ट की मोहताज नहीं है समाज, ये जान लें आप। और ये बात बहुत ही पक्के तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हम बात करते हैं कि लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड की घटना देखिए, हम लोग अभी के आंकड़े, मेरे पास 1972-73 का कुछ, मैं इसमें काम कर रहा था, मुझे मालूम हुआ एक राम प्रकाश कोरी नाम के बहुत ही टैलेंटेड सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिनका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट ईयर उनको सुसाइड करनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी। आप भीतर जाएंगे तो आपको इसकी ये जो घटनाएं आज हम कह रहे हैं कि आप पिछले 14 के बाद से 100 लोगों ने आत्महत्या कर ली, ये आंकड़ा अगर आप पीछे जाके आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा ये संख्या मिलेगी। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आत्महत्या करने की घटना है, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक और एस्पेक्ट पर काम कीजिए कि जो स्टूडेंट्स डिप्राइव, यानी कि जो वंचित समाज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं संस्थानों में, इसका एक अलग से हम लोगों को एक, अगर हम डिटेल्स तैयार करेंगे तो आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। बीमारियों की वजह से जो स्टूडेंट्स मरे हैं उनमें कौन सबसे ज़्यादा है, इसकी भी तहकीकात आपको हमको करनी चाहिए, तब आपको असल में समझ में आएगा कि हम किस सिचुएशन में जी रहे हैं। R.K. राघवन ने कहा था कि जहरीला पॉइजनस वातावरण है, तो मैं कहता हूँ हाँ पॉइजनस है, पॉइजनस ही ये वातावरण बना हुआ है और इसी को आप बनाए रखना चाहते हैं। तो साथियों, मैं ये कहता हूँ कि 19 तारीख को कोर्ट का रुख ये तय समझ में आएगा कि वो समाज की किन भावनाओं के साथ है, किन जरूरी जो उपाय हैं उनके साथ है, समाज के किन लोगों के लिए ज़रूरी उपाय होने चाहिए किसके साथ है, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। और ये लड़ाई 19 तारीख ही नहीं, 19 तारीख के बाद भी लगातार जारी रहेगी और जारी है, ये रुकने वाली लड़ाई नहीं है। हमने बात तय कर ली है कि समाज को हमें बनाना है, हम इस समाज को उनके हवाले नहीं कर सकते, उनके जिम्मे नहीं छोड़ सकते जो भेदभाव के पैरोकारी करते हैं। भेदभाव को चलाए रखने के लिए, भेदभाव को चलाए रखने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, संसद का इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और मीडिया का तो इस्तेमाल करते हैं। मीडिया का रुख कभी भी समाज में बहुत वंचितों के हित में कभी नहीं रहा है और आज नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो लोग जो नए तरह के जो यूट्यूबर हैं, जो वंचितों के बीच में बहुत लोकप्रिय हुए हैं, उनसे पूछिए सवाल कि मेन स्ट्रीम नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप कितना बोल रहे हैं। हम जो प्रमाण दे देते हैं कि नहीं नहीं बहुत बोलते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, अरे भाई मेरे आज तो उनसे सवाल करो कि आप कितना बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, नहीं बोल पा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। आपको ये बोलना पड़ेगा और आप नहीं बोलना पड़ेगा, आपको बुलवाना पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि हमें एक बात का ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए। और ये लास्ट में अपनी बात को कह के मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए साथियों, हम लोग किस दौर में पहुँचे हुए हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, आप ध्यान रखिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ खैरलांजी की घटना, महाराष्ट्र में खैरलांजी की घटना। खैरलांजी की घटना वो क्या था, इंडिकेशन ये था कि समाज में जो थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, सामाजिक स्तर पर, सामाजिक चेतना के स्तर पर जो मजबूत हुआ है, अब उस पर हमले तेज होंगे। खैरलांजी की घटना का इंडिकेशन था ये। और इसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि कैंपसेज में ही नहीं, बल्कि जो पहले आप सुनते थे कि दलितों के झुग्गी झोपड़ियों में आग लगाई जाती है, लेकिन जब आप
हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा में जितने हमले हुए हैं वो झुग्गी झोपड़ियों पे नहीं हुए हैं, वो कोठियों पर हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे मकानों पर हुए हैं, लेकिन उन मकानों पर हुए हैं जिनमें एससी और एससी कम्युनिटी के लोग, वंचित समाज के लोग रहते हैं। इसीलिए ये जो आपने ताकत हासिल की है दरअसल उस पर हमला है, और ये हमला लगातार ये बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम भी इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, खड़े। शुक्रिया साथियों, आपने मुझे सुना, समय दिया।